इन तस्वीरों के देखने से आज की जनरेशन को पता चलेगा यहां जितने युवा बेटा बेटी बैठे हों, ये सुभाष कौन थे। ये तस्वीर यहां लगा करके मैं समझता हूं ये हॉल धन्य हो गया, जो यहां तमाम पूजा पाठ के कार्यक्रम होते होंगे, लेकिन ये तस्वीर जिन्होंने भी लगाई है मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि यहां आप एक दूसरे भाव से आए हैं। ये वो आदमी है जिस आदमी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता और 47 वाले पिताजी ने अंग्रेजों की दलाली करते हुए इनसे इस्तीफा ले लिया। इन्होंने 1 सेकंड में इस्तीफा दिया और चले गए, रोए नहीं। ये वो आदमी है जिसको बहुत लंबे समय के बाद यहां पहुंचा है। 21 अक्टूबर, उस दिन मैं जम्मू में हूं, 21 अक्टूबर 1943, आज के बच्चे गूगल सर्च करें। हमारे साथी अनुज धर, हमारे साथी और दूसरे तमाम साथियों ने इसकी लड़ाई लड़ी है। हम उसका क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन उस लड़ाई लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इतना बड़ा नशा था कि उससे बड़ा नशा हमें हो ही नहीं सकता। 21 अक्टूबर 1943 को जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में पूरे ताकत के साथ खड़ा था, इस आदमी ने आईएनए की फोर्स बनाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के होते हुए तमाम ब्रिटिश साम्राज्य के जूते उठाने वाले तमाम कांग्रेसियों ने इस आदमी को साथ नहीं दिया। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी, लेकिन यह नहीं हुआ, इसको नहीं माना, क्योंकि चाटुकार जो थे उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, सत्ता तो हमें चाहिए। यह आदमी को 1945 में एक झूठी प्लेन दुर्घटना में मरा हुआ दिखाया। अगर आप में से कोई बैंकॉक जाए तो उस टापू पे जाके नतमस्तक होइएगा, जहां इतने बड़े बड़े मच्छरों के बीच में इस आदमी ने आईएनए की स्थापना की थी। बैंकॉक के उस होटल के मालिक को देखिए, जिस जगह जिस होटल पे खड़े होकर के आईएनए को इन्होंने चलाया, उस होटल के मालिक ने 118 नंबर कमरे को, जहां पे सुभाष चंद्र बोस रहते थे, आज तक किसी को किराए पे नहीं दिया। वो बंद पड़ा हुआ है। ये भावना उन लोगों की है जिन्होंने भारत नहीं देखा। हमने सावरकर को अपना हीरो नहीं बनाया, बल्कि सावरकर को मारने की चेष्टा की। सावरकर को चित्र से हटाने की कोशिश की, क्योंकि अगर उन्हें नहीं हटाते तो हम जैसे बौनों लोगों का चेहरा बड़ा नहीं होता। यह भाव नहीं बता रहा हूं, सब कुछ आज की जनरेशन के सामने कनेक्ट है, इसलिए जानबूझकर मैं इन टॉपिक्स पे बात कर रहा हूं। इसी सुभाष के घर की जासूसी 1958 तक सरकार ने कराई। आप कहते हैं आज का भारत ऐसा था, कल का भारत ऐसा था, आप नहीं जानते हैं शायद इन पर, इसलिए आज की घटनाओं को आप बहुत आसान समझ रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा करने वाली एक एजेंसी है जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, जिसे आईबी कहते हैं। सोच सकते हैं आप कहां से निकले हैं। जब वो पता चलेगा तब आपको आज के वक्त की ताकत का पता चलेगा, तब आपके अंदर ये भाव पैदा होगा कि ये गलती बहुत बड़ी है, ये छोटी मोटी नहीं है। 1968 तक भारत की इंटरनल एजेंसी, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा का काम करती है, क्योंकि आप 15 अगस्त 1947 को आजादी मानते हैं, ब्रिटिश आर्काइव के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा को देखने वाली इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा की हर साल रिपोर्ट बना करके ग्रेट ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को वो फाइल भारत से जाती थी। हम आजाद थे 68 में, यह हो रहा था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस
सावरकर और दीगर लोग, खैर गुजरातियों को तो एक ही अफसोस है पटेल का, लेकिन आपने भी ये बात अगर उठाई होती, पटेल पटेल तो हैं, पटेल पटेल क्यों हैं, ये महत्वपूर्ण है, हमने नहीं उठाई। लेकिन एक शख्स ने क्या बदलाव किया, मैं बार बार कहता हूं, हमारा तो वो दौर निकल गया, हमारे जीवन में इस दौर में कुछ कंट्रीब्यूशन करने का मौका आया, हमने कोई चांस नहीं छोड़ा कि हमारी नौकरी इतनी बड़ी है, हमारे बच्चे कैसे पर्दे होंगे, हमने लिखा उनके भाग्य की बात वो होगी, अगर ये मौका हमको मिला है तो हम जरूर करेंगे, दुनिया हमें जाने या न जाने, हमारा नाम आए ना आए, हमको इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। न सावरकर को इसका इंटरेस्ट था, न सुभाष को इसका इंटरेस्ट था, लेकिन सावरकर आज भारत की संसद के सामने जो प्ले कार्ड लगा हुआ है, आपका आदमी कोई भी काम शराफत से नहीं करता है, उसको पता है कितना दर्द कब देना है। नई संसद बनाई, नई संसद बना करके अधूरी थी, लेकिन मई का महीना था, उसको पता था समय निकल जाएगा, फिर जून आएगी, फिर कुछ और आएगा, फिर चचा पैदा हो जाएंगे, फिर गांधी जी पैदा हो जाएंगे। इससे पहले ही भारत की अधूरी संसद का उसने इनॉग्रेशन किया और एक दिन सुबह सुबह बोला कि 28 मई को भारत की संसद का इनॉग्रेशन होगा। तो जो आलू से सोना बना रहे थे उनको ये पता ही नहीं चला कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। 28 तारीख की सुबह जब संसद भवन का पत्थर लगा, तब पागलों को पता चला इसी दिन सावरकर पैदा हुए थे। काम करने के तरीके की बात है, और यही नहीं छोड़ा उसने। मैं जितनी पीड़ा से ग्रस्त हूं ना, उसमें आधी पीड़ा दूर कर चुका है वो। इसलिए सार्वजनिक मंचों से बोलने का जो मजा है, वो संसद में बोलने का मजा नहीं कि वहां पार्टी इजाजत नहीं देगी, यहां किसकी इजाजत लेनी है। इतनी जोर जोर से बोलो कि कान तक जाए। और मैं मानता हूं कि यह दौर है संचार क्रांति का। अगर प्रधानमंत्री बच्चों से बात करता है, इस देश के प्रधानमंत्री के सामने करोड़ों समस्याएं होंगी, लेकिन उनको मालूम है कि 15 साल का बच्चा जो अगले बार मुझे वोट देने वाला है, वो मंच से खड़े होकर पबजी की भी चिंता करता है। उसको लगता है अरे ये मेरा असली बाप तो यही है। उसकी कॉन्स्टेंसी ऐसी है, उसने उसी को मजबूत करके रखा है। इसलिए उसने भारत की नई संसद का इनॉग्रेशन जानबूझ के 28 मई को किया। जो लोग सावरकर के बारे में कह रहे थे कि मैं सावरकर नहीं हूं, उनके बाप दादों की औकात नहीं है कि वो सावरकर हो सकते हो। कि सावरकर, उनके मुंह से नाम लेना भी सावरकर की शान में गुस्ताखी है। लेकिन उसी शख्स ने, जो इनको देख रहे हैं ना खड़े हुए, उस मूवमेंट से मैं पल पल जुड़ा हूं, इसलिए मेरा भाव है ये। इसलिए मुझे वही चीजें दिखती हैं, बाकी नहीं दिखती। एक मूवमेंट चलाया एक लड़के ने। आज आप कह सकते हैं कि कैसे ऐसा होता है। इसी संचार क्रांति की ताकत को देखिए। एक हमारा साथी हिंदुस्तान टाइम्स में था, वो भी अच्छी नौकरी कर रहा था, उसने भी सब छोड़ दिया। पता नहीं कुछ 14 के बाद कुछ हो गया इस देश में। लोगों को ये भाव पैदा हुआ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी ने टिकट विकट नहीं मांगी, वो लग गया और उसने पूरी ताकत लगा दी पूरे देश भर में। सुभाष के बारे में जहां जहां डॉक्यूमेंट हो सकते थे, कपड़े बिक गए, जूते बिक गए, लोगों से उधार ले लिया। हमने कहा भीख मांग लेंगे यार, इसके लिए कौन सा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन रुकना नहीं है। और इतना बोला कि एक साधारण से आदमी को आपके गुजरात से चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने निवास पे बुलाया और कहा कि जो आप कह रहे हैं वो मेरे मन में भी है, थोड़ा सा धीरे चलना है बस। जो आप कह रहे हैं मैं सहमत हूं, लेकिन काम करते रहिए, लेकिन थोड़ा धीरे चलिए। ये कहा और वो अनुजधर वहां से वापस आ गए। और एक हफ्ते के बाद घोषणा हुई कि सुभाष चंद्र बोस के सिलसिले में जितने भी क्लासिफाइड कागज हैं, आज से उन्हें सार्वजनिक किया जाता है। और वो क्लासिफाइड कागज जब डिसक्लासिफाई हुए, डीक्लासिफाई हुए, तो पूरे देश में वो सच्चाई फैली। और उसके बाद में उसने एक ही काम किया कि सबसे पहले उसने कहा कि आज से 26 जनवरी की
जो शुरुआत 24 जनवरी से होती थी, उसने कहा कि अब से 26 जनवरी की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। मैंने फिर वही कहा, आपकी तालियां न बजने का कारण है कि आपको पता नहीं है कि 23 जनवरी क्या थी। ये 23 जनवरी को पैदा हुए थे।